नमस्कार। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जहां मानवता का कर्ज, सहायता का बदला विश्वासघात से दिया गया। यह कहानी है तुर्की के उस विश्वासघात की, जब 2023 में भारत ने उनके भूकंप पीड़ितों को बचाने के लिए अपने डॉक्टर और बचाव दल भेजे और 2025 में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और सैन्य सलाहकार भेजे भारतीय सैनिकों को मारने के लिए। संघर्ष की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक भयंकर सैन्य संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत पर भेजे गए 300 से 400 ड्रोनों में से अधिकांश तुर्की निर्मित थे। लेकिन यह केवल हथियारों की आपूर्ति नहीं थी, यह एक सोची समझी योजनाबद्ध रणनीति का हिस्सा था। तुर्की ने न केवल पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन दिए, बल्कि अपने सैन्य सलाहकार और ऑपरेटर भी भेजे। भारतीय खुफिया सूत्रों के अनुसार तुर्की के सैन्य सलाहकारों ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीय लक्ष्यों पर ड्रोन हमलों की योजना बनाने और समन्वय करने में सक्रिय भूमिका निभाई। 7 मई की रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने तुर्की के बायकार TB2 और असिसगार्ड सोंगार्ड ड्रोनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 तुर्की सैन्य अधिकारी मारे गए। ये वे लोग थे जो पाकिस्तान में ड्रोन संचालन में तुर्की की प्रत्यक्ष भागीदारी का जीवंत प्रमाण है। हालांकि पाकिस्तान इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। मानवता का कर्ज और विश्वासघात। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि यह विश्वासघात उस समय आया जब भारत ने तुर्की की सबसे कठिन घड़ी में बिना किसी शर्त के उसका साथ दिया था। 6 फरवरी 2023 को जब तुर्की में भयंकर भूकंप आया और हजारों लोग मलबे में दब गए, तो भारत पहला देश था जिसने तुरंत सहायता भेजी। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने 7 करोड़ रुपए की सहायता भेजी। NDRF की विशेषज्ञ टीमें, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयाँ, खाना, तत्काल राहत सामग्री, आश्रय, सब कुछ भेजा गया। भारतीय बचाव दलों ने दिन रात काम करके तुर्की के नागरिकों को मौत के मुंह से निकाला। तुर्की के नागरिकों ने आंसू भरी आंखों से इस सहायता के लिए भारत का धन्यवाद किया था। उन्होंने कहा था, भारतीयों का बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करे, आप लोग हमारे लिए उम्मीद की किरण हैं। लेकिन राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान ने इस कृतज्ञता को कैसे चुकाया? जब भारत ने उनके बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर भेजे, तो एर्दोगान ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे भारतीय सैनिकों को मारने के लिए। एर्दोगान की नव उस्मानी महत्वाकांक्षा, एर्दोगान के स्पष्ट शब्दों में, हम अपने भाईचारे वाले पाकिस्तानी लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और यही वह क्षण है जब हमें समझना होगा कि एर्दोगान केवल तुर्की का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते, वे एक बड़ा सपना देख रहे हैं। वे उस महान उस्मानी साम्राज्य को फिर से जिंदा करना चाहते हैं जो कभी 600 साल तक दुनिया पर राज करता था। अल्जीरिया से बगदाद तक, बुडापेस्ट से अदन तक, ग्रीस से मक्का तक फैला हुआ साम्राज्य। 1922 में जब यह साम्राज्य टूटा, तो सीरिया और लेबनान फ्रांस को मिले, इराक, फिलिस्तीन और जॉर्डन ब्रिटेन को मिले। एर्दोगान आज भी उस अपमान को भूले नहीं हैं और एर्दोगान पूरे मुस्लिम विश्व के मनोवैज्ञानिक नेता बनना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? प्रतीकवाद, एक धार्मिक कारण और सबसे खतरनाक रूप से एक ऐसा संघर्ष जो उन्हें इस्लामी दुनिया का चैंपियन बना दे। पाकिस्तान ने एर्दोगान को इस्लाम के लिए अपने समर्थन को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कोई साधारण देश नहीं है। यह एक परमाणु सशस्त्र इस्लामी राष्ट्र है जो हमेशा IMF से भीख मांगता रहता है और हमेशा भारत से लड़ने के लिए तैयार रहता है। पाकिस्तान का समर्थन करके एर्दोगान ने व्यावहारिक रूप से खुद के लिए पूरी इस्लामी दुनिया की वफादारी खरीद ली। सबसे बेहतरीन बात यह है कि उन्हें यह लोकप्रियता एक भी गोली चलाए बिना मिली। ड्रोन, 21वीं सदी का कलाशनिकोव। लेकिन तुर्की के पास केवल कालीन या कबाब से कहीं अधिक खतरनाक चीज है। उनके पास एक छोटा लेकिन घातक हथियार है, असिमेट्रिक ड्रोन वॉरफेयर। सोंगार्ड ड्रोन और बायकार YeChay-3 ये हैं 21वीं सदी के कलाशनिकोव। कम लागत लेकिन घातक प्रभाव। इन ड्रोनों की कीमत केवल कुछ $1000 है।
सैन्य संदर्भ में यह व्यावहारिक रूप से जेब खर्च है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये ड्रोन अकेले हमला नहीं करते। वे झुंड में चलते हैं, स्वार्म अटैक, कीड़ों की तरह अंधेरे आसमान में 3, 6, 9, कभी-कभी 300 ड्रोन एक साथ। यूक्रेन रूस युद्ध में इसका सबूत मिला है। भले ही आप 50 में से 48 ड्रोनों को गिरा दें, वे 2 ड्रोन जो पार निकल जाते हैं सैकड़ों करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों को नष्ट कर देंगे। आर्थिक युद्ध की गणित। सबसे बुरी बात यह है कि एक सोंगार ड्रोन को गिराने के लिए आपको एक मिसाइल चाहिए जो 10 से 20 गुना अधिक महंगी है। गणित बिल्कुल स्पष्ट है। यदि कोई देश 50 ड्रोन भेजता है जिनकी कुल लागत 1 से 2.5 मिलियन डॉलर है, तो इन ड्रोनों को गिराने के लिए विपक्षी देश को 25 मिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। यह 10 से 25 गुना अधिक नुकसान है। एक अमेरिकी M1 अब्राम्स टैंक की कीमत 10 मिलियन डॉलर है। एक T-90 टैंक की भी लगभग यही कीमत है। लेकिन 1000 ड्रोनों का झुंड, जिसमें हर ड्रोन की कीमत $1000 है, एक टैंक की कीमत में तैयार हो जाता है। सरल शब्दों में, ये ड्रोन न केवल आपके हथियारों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आपकी पूरी रक्षा प्रणाली को आर्थिक रूप से दिवालिया बना देते हैं। विडंबना की पराकाष्ठा। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 2024 में तुर्की ने भारत को ये ड्रोन खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया था। और सबसे अजीब बात यह है कि भारत आज भी तुर्की को ड्रोन बनाने के घटक निर्यात कर रहा है। भारत टुडे की इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार हम एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, टेलीकॉम उपकरण और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट पार्ट्स भी निर्यात कर रहे हैं। ये सभी अंततः तुर्की में ड्रोन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और ये ड्रोन वापस हमारी सीमाओं पर हमला करने आते हैं। क्या इससे बड़ी विडंबना हो सकती है? मध्य पूर्व का नया शीत युद्ध। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह केवल ड्रोनों और एक तानाशाह के नव उस्मानी साम्राज्य के सपने के बारे में नहीं है। आज मध्य पूर्व में एक नया खतरनाक शीत युद्ध शुरू हो रहा है। 2 स्पष्ट मुस्लिम गुट बन गए हैं और दुखद बात यह है कि अब ये मुस्लिम देश भी अन्य मुस्लिम देशों के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब का गुट है, जिसमें UAE, मिस्र और बहरीन जैसे देश हैं। ये देश भारत, इजराइल और अमेरिका के साथ अच्छे रणनीतिक संबंध रखते हैं। दूसरी ओर तुर्की ने मुख्य रूप से पाकिस्तान, अजरबैजान और कतर के कुछ हिस्सों के साथ अपना गुट बनाया है। ये धार्मिक रूप से प्रेरित राष्ट्र हैं जो पश्चिमी गठबंधन को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। इतिहास हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जब भी विचारधारा के आधार पर इस्लामी देशों के गुट बनते हैं, तो अराजकता, युद्ध और मौत निश्चित रूप से उसका पालन करती है। सीरिया में सऊदी अरब, कतर और तुर्की ने अलग अलग विद्रोही गुटों का समर्थन किया, जबकि शिया बहुल ईरान ने असद के शासन का समर्थन किया। परिणाम क्या हुआ? एक अंतहीन युद्ध जो इतिहास के सबसे खूनी अध्यायों में से एक बना। यमन में भी यही हुआ। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने ईरान समर्थित विद्रोहियों से लड़ाई की। बच्चे मरे, अस्पताल नष्ट हुए और हर जगह अकाल फैल गया। लीबिया में तो यह उनका युद्ध भी नहीं था, फिर भी तुर्की और अन्य देशों ने इसे एक प्रॉक्सी नरक में बदल दिया। कश्मीर, अगला युद्ध क्षेत्र। कश्मीर के संदर्भ में यह इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि ये 2 गुट कश्मीर के मामले पर तनाव बढ़ाते हैं, तो कश्मीर इस विचारधारात्मक शीत युद्ध का अगला खूनी युद्ध क्षेत्र बन सकता है। इसीलिए भारत की कूटनीति इतनी महत्वपूर्ण है। हमें सऊदी अरब, UAE और यहाँ तक कि ईरान के साथ मजबूत राजनयिक संबंध बनाए रखने होंगे। और यहाँ विदेश मंत्री डॉ. S. जयशंकर ने वास्तव में उत्कृष्ट काम किया है। जैसा कि कहा जाता है, कूटनीति बिना खून के युद्ध है, लेकिन जब कूटनीति मर जाती है तो खून हमेशा उसका पालन करता है। भारत का जवाब बहिष्कार और संकल्प। इस विश्वासघात के बाद भारतीय जनता का गुस्सा पूरी तरह उचित है। आज पूरे देश में इन्नार बॉयकॉट टर्की का अभियान चल रहा है। ईज माई ट्रिप, देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रैवल ऐप, ने तुर्की के लिए बुकिंग बंद कर दी है। फ्लिपकार्ट और अन्य प्लेटफॉर्म पर तुर्की के सामान का बहिष्कार हो रहा है। 125 से अधिक शीर्ष व्यापारिक नेताओं ने पूरे भारत से तुर्की के साथ सभी व्यापार का बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। उदयपुर संगमरमर प्रोसेसर एसोसिएशन तुर्की के संगमरमर आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है, जो भारत की 77% आपूर्ति करता है। यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है,
यह एक स्पष्ट संदेश है कि विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़ती है। अंतिम संदेश। तुर्की की यह कहानी हमें एक कड़वा सच याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानवीय सहायता की कृतज्ञता की कोई गारंटी नहीं होती। जब धार्मिक विचारधारा विदेश नीति बन जाती है तो राष्ट्रीय हित और मानवीय मूल्य दोनों गौण हो जाते हैं। भारत ने पूरी तरह मानवीय आधार पर बिना किसी राजनीतिक शर्त के तुर्की की सहायता की थी, लेकिन एर्दोगान ने इसे धार्मिक राजनीति के चश्मे से देखा। उनके लिए मुस्लिम विश्व का नेता बनने का सपना भारत के साथ अरबों डॉलर की मित्रता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। आज का संदेश स्पष्ट है, भारत किसी के साथ भी मानवीय सहायता में कंजूसी नहीं करेगा, लेकिन विश्वासघात को भी कभी भुलाया नहीं जाएगा। मैं चित्रलेखा द चित्रगुप्त क्रॉनिकल के लिए आपको याद दिलाती हूँ कि राजनीति में सबसे बड़ा पाप यह नहीं है कि आप किसका साथ देते हैं, बल्कि यह है कि आप किसका साथ देने के लिए किसका विश्वासघात करते हैं। सत्यमेव जयते।